अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। सबसे पहले वालेकुम जो है हाँ, सबसे पहले मुझे कन्फर्म करें अगर आप लोग मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुन सकते हैं तो? यस सर टोटली फाइन। यस सर। ठीक है जी। तो हम जो है वो अपना सिलसिला वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने कल ख़त्म किया था। मुझे ज़रा स्क्रीन शेयर करने में 20 सेकंड लगेंगे। ऑलराइट। तो उससे पहले कि हम आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले हम जो है कल के लेक्चर का एक छोटा-सा रिव्यू करते हैं कि कल हमने जो है वो क्या-क्या काम किया था। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कल हमने जो है वो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में हमें बहुत सारे जो एरियाज हैं वो कवर करने हैं। मिसाल के तौर पे हमें फिजिकल क्वांटिटी पे बात करनी है, एसआई यूनिट्स पे बात करनी है, ड्राइव्ड यूनिट्स, प्रीफिक्सेस, होमोजेनिटी, एस्टिमेशन, स्केलर एंड वेक्टर, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, टाइप्स ऑफ एरर, अनसर्टेनिटी वगैरह वगैरह। मैंने आपसे कहा था कि इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने जो इंपॉर्टेंट इसके सब टॉपिक्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया। सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी पे बात की थी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको आप नंबर 1 मेजर कर सकते हैं और जिसको नंबर 2 आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की। तो फिर हमने बात की थी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए यू ऑलवेज रिक्वायर अ यूनिट। ठीक है? और अगर आप जो है हर क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स में से एक-एक यूनिट को स्टैंडर्ड बना दें, तो इन सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स का जो सिलेक्शन है, जो उसका जो कलेक्शन है, वो एसआई यूनिट्स कहलाता है। अब एसआई यूनिट्स 2 तरह की होती हैं, कोई भी एसआई यूनिट या तो बेस होती है या फिर ड्राइव्ड होती है। बेस यूनिट्स जो हैं 7 होती हैं, लेकिन एएस के सिलेबस में 5 बेस यूनिट्स को डिस्कस किया गया है। लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकंड, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन और करंट की यूनिट एम्पेयर। बाकी जो 2 बेस यूनिट्स हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की कैंडेला, वो हमारे ए2 के सिलेबस में शामिल है। फिर हमने ड्राइव्ड यूनिट्स की कुछ एग्जांपल्स दी थी, जैसे न्यूटन है फोर्स की यूनिट, पास्कल एसआई यूनिट है प्रेशर की, जूल एसआई यूनिट है वर्क की, वॉट, कूलम, वोल्ट, ओम वगैरह। ये सारी एसआई यूनिट्स हैं, लेकिन ये सारी ड्राइव्ड एसआई यूनिट्स हैं। फिर हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी जिसमें हमने जो है वो आपकी जो है वो क्वांटिटी और यूनिट्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की थी और बेस और ड्राइव्ड को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की थी। ठीक है? अब आज की जो हमारी क्लास है, उसमें हम पहले तो कोशिश करते हैं कि कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस जो हैं, जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कर सकें। देखें अगर मेरे पास अभी मौजूद हों अगर क्वेश्चंस, जो कि आई थिंक होने चाहिए। ऑलराइट। देखिए यहाँ पर एक वर्कशीट आ गई है जिसमें हम जो है वो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक तो सवाल ऐसे हैं कि उसके लिए हमें ज़रा कुछ और भी बातें डिस्कस करना पड़ेगी पहले। ठीक है? देखिए जी, ये वर्कशीट सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेंगे, इसमें 2 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं। तो बेस यूनिट्स वाली बात तो हम कर चुके हैं, एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना पड़ेगा। और वो जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट 11th August 2021 एंड वेडनेसडे, और ये क्लास हो रही है एएस सेक्शन। जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, वो कहलाता है एस्टिमेशन।
वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? वो कहलाता है एस्टिमेशन। देखिए एस्टिमेशन का हल है, जो उसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि नॉर्मल लाइफ में जब आप एस्टिमेट करने की बात करते हैं, तो एस्टिमेट बेसिकली आप एक इन्फॉर्म्ड गुड गेस को कहते हैं। मैंने क्या बोला? इन्फॉर्म्ड गुड गेस को बोलते हैं। अब जरा जो मैंने ये जुमला अपनी तरफ से जो बनाया है, बेसिकली मेरी अपनी इजाद है, इन्फॉर्म्ड गुड गेस। अब ये जो इन्फॉर्म्ड गुड गेस है, इसको मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ आप। ठीक, देखें, एक इन्फॉर्म्ड गुड गैस का मतलब क्या है? देखें, गैस का मतलब पहले क्या होता है? गैस का मतलब होता है किसी चीज पे तुक्का लगाना है। कि मिसाल के तौर पर बोलो, यार कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, तुमने देखा? आपने कहना यार मैंने नहीं देखा। आप बोल रहे हैं कि यार बताओ कौन जीता? आपने बोला पाकिस्तान जीता होगा। तो ये क्या है? ये एक गैस, ये एक गैस। ठीक है, ऑल राइट। अब दोबारा सुने, मैं कहता हूँ यार कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच था, तुमने देखा? आपने कहना यार मैंने नहीं देखा। तो आप कहेंगे कि यार बताओ कौन जीता? आप कहेंगे यार पाकिस्तान जीता होगा। मैंने कहा हाँ यार पाकिस्तान जीता था, तुम्हारा तुक्का सही लग गया। तो ये क्या है? ये एक गुड कैच है, ये एक गुड कैच है, आपका अच्छा तुक्का लगाया आपने। ठीक है, अब मैं दोबारा आपसे बोलता हूँ, मैं कहता हूँ यार कल पाकिस्तान और जो है ना साउथ अफ्रीका का मैच था, और तुमने देखा? आपने कहा यार मैंने तो नहीं देखा। मैंने आपसे कहा यार तुम्हारे ख्याल में कौन जीता होगा? आप कहेंगे यार पिछले जो मैच चल रहे हैं उससे जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, उसमें पाकिस्तान जो है पिछले 5 मैचों में जो है साउथ अफ्रीका को मुसलसल T20 में हरा चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान ही जीता होगा। तो ये मैंने कहा यार पाकिस्तान जीता है। तो ये ना सिर्फ एक गुड गैस है, बल्कि ये इन्फॉर्म्ड गुड गैस है। इन्फॉर्म्ड गुड गैस क्यों है? क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आपके पास डाटा था, आपके पास एक प्रीवियस नॉलेज थी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का, आपके पास स्टैटिस्टिक्स था, उसकी बेसिस पे आपने गैस किया कि पाकिस्तान जीता हो। तो इस इन्फॉर्म्ड गुड गैस को हम क्या कहते हैं? इस इन्फॉर्म्ड गुड गैस को हम एस्टिमेट करना कहते हैं। आप एक और एग्जाम्पल सुने। फर्ज करें आपका दोस्त जो है वो आपसे कहता है कि यार अभी अगले हफ्ते जो ना मेरा वलीमा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वलीमे में कितना खर्चा हो जाएगा। आपने कहा यार बताओ तुम्हारे वलीमे में कितने मेहमान आएंगे? तो आपके दोस्त ने कहा यार तकरीबन 400 मेहमान आएंगे। आपने कहा यार 1 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। आपने क्या कहा? 1 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये आपका गैस है। अब मसला ये है कि आपके तो खानदान में दूर दूर तक किसी का वलीमा नहीं हुआ, आपको तो पता ही नहीं है वलीमे में कितना खर्चा होता है। तो ये सिंपली आपका गैस है, बस तुक्का है। अब दोबारा सुने, आपका दोस्त आपसे कहता है यार अगले हफ्ते मेरा वलीमा है, और मुझे अंदाजा नहीं है उसमें कितना खर्चा हो जाएगा। आपने कहा यार कितने लोग आएंगे? तो आपके दोस्त ने कहा कि यार वो जो है ना 400 लोग आएंगे। तो आपने कहा कि यार 400 लोग अगर आएंगे तो मेरे हिसाब से एक अच्छे वलीमे के खाने पर हेड तकरीबन 1000 रुपये खर्च होना चाहिए एवरेज। तो तुमने 400 लोगों को बुलाया है, तो तुम्हारे वलीमे में ना तकरीबन 4 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, तकरीबन 4 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। आपके दोस्त ने कहा ठीक है सही। आपके दोस्त का वलीमा हो गया, सही, आप भी गए उस वलीमे में, बहुत खाना खाया आपने। अगले दिन आपने अपने दोस्त से पूछा यार कितना खर्चा हुआ? आपके दोस्त ने कहा यार तकरीबन 4,09,000 रुपए का बिल बना। ठीक है, आपने कितना गैस किया था? आपने 4 लाख गैस किया था। तो आपका जो गैस है वो 100% तो करेक्ट नहीं है, उसका बिल तो 9,000 रुपये ज्यादा आया। लेकिन आपके ख्याल में अगर आपका दोस्त नफ्सियाती नहीं है, तो वो आपके इस गैस को अप्रिशिएट करेगा या आपका मजाक उड़ाएगा, या तूने 9,000 रुपये का जो है वो अंदाजा बताया? अगर आपका दोस्त आपकी तरह नफ्सियाती नहीं है, तो यकीनी तौर पर वो अप्रिशिएट करेगा कि यार तुम्हें तो बड़ा तजर्बा है, कितने वलीमे कर चुके हो भाई, तुमने 4 लाख बोला था और 4,09,000 रुपये का बिल बना एग्जैक्ट। तो बेसिकली ये जो गैस है जो कि एग्जैक्ट सही नहीं है, लेकिन इसको अप्रिशिएट किया जाएगा, ये बड़ा क्लोज है यार, आपने बहुत अच्छी फिगर बताई थी। तो इस तरह के जो गैस होते हैं ना, उनको आप एस्टिमेशन कहते हैं। इस तरह के गैस को आप एस्टिमेशन कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि पाकिस्तान जीता या साउथ अफ्रीका जीता, ना एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि वलीमे में कितने पैसे खर्च होते हैं। एग्जामिनर जो आपसे गैस करने को बोलेगा ना, या एस्टिमेट करने को बोलेगा ना, वो आपसे एस्टिमेट करने को बोलेगा अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। और वो बेसिकली आपसे गैस इसलिए करवा रहा है, आपसे एस्टिमेट इसलिए करवा रहा है, क्योंकि वो जानना चाहता है
कि क्या आपको इस बात का आइडिया है कि कौन-सी क्वांटिटी कितनी होती है? ठीक है? क्या जो है अहमद अफ़ज़ल मैं पीडीएफ भेज चुका हूँ ग्रुप पर। तो एग्ज़ामिनर बेसिकली ये चेक करना चाहता है कि क्या आपको फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में आइडिया है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, वो कितनी होती हैं? या आपको पता है कि 1 किलोग्राम कितने मास को कहते हैं या 1 मीटर कितनी लंबाई को कहते हैं या 1 किलोमीटर कितनी लंबाई को कहते हैं? इसलिए एग्ज़ामिनर क्या करता है, एग्ज़ामिनर ये करता है कि वो आपसे डिफरेंट जो है एग्ज़ाम्पल्स आपको देकर उनकी वैल्यू को एस्टिमेट करने को कहता है। मिसाल के तौर पर एग्ज़ामिनर आपसे पूछ सकता है, यार ये बताओ कि आप जिस पेंसिल से काम कर रहे हो, उसका मास कितना होगा? ठीक है? एग्ज़ामिनर से बोलेगा आप जिस पेंसिल से या पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, इस पेंसिल का मास कितना होगा? अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पेंसिल को बैलेंस पे रखें और उसका मास नोट करें और एग्ज़ैक्ट बताएँ कि भई इसका मास जो है वो 15.27 ग्राम है, नहीं। यू कैन गेस इट। लेकिन वो गैस जो है एक रीज़नेबल जो है वो लिमिट के अंदर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं गैस करूँ कि मेरे हाथ में जो पेंसिल है, इसका मास जो है 35 ग्राम है। तो मेरे ख्याल से एग्ज़ामिनर बोलेगा कि हाँ, सही है 35 ग्राम पेंसिल का मास हो सकता है। लेकिन आप बोलेंगे यार पेंसिल जो मेरे हाथ में है उसका जो मास है, वो 1200 ग्राम है, यानी कि तकरीबन सवा किलो की पेंसिल। तो एग्ज़ामिनर बोलेगा भाई पागल हो गए, पेंसिल से काम कर रहे हो या लोहे की रॉड से काम कर रहे हो? या आप बोलेंगे मेरे हाथ में जो पेंसिल है उसका मास जो है 0.5 ग्राम है। तो एग्ज़ामिनर बोलेगा 0.5 ग्राम है क्या 2 एटम्स की बनी हुई पेंसिल है क्या? तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप 35 ग्राम लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर कहेगा हाँ, सही है यार ये हो सकता है। अगर आप 40 ग्राम लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर कहेगा हाँ यार 40 ग्राम की पेंसिल हो सकती है। अगर आप 60 ग्राम लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर कहेगा यार 60 ग्राम की भी पेंसिल हो सकती है। अगर आप 100 ग्राम लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर कहेगा यार 100 ग्राम की भी पेंसिल हो सकती है। लेकिन 1 ग्राम की पेंसिल नहीं हो सकती या वो 1200 ग्राम की पेंसिल भी नहीं हो सकती। तो मकसद कहने का ये है कि एग्ज़ामिनर आपसे जिस चीज़ को एस्टिमेट करने को बोलेगा उसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होगा। आप कोई भी आंसर गेस कर सकते हैं लेकिन वो आंसर विदिन अ सेंसिबल रेंज होना चाहिए। और देखें एग्जामिनर आपसे कहता है कि बताओ यार एक अ, सेब का मास कितना होता होगा? मास ऑफ एन एप्पल। अब अगर आपसे बोले भाई एक एप्पल का मास कितना होगा? तो अब आपके ध्यान में आएगा यार मैं कोई फ्रूट थोड़ी बेचता हूँ, मुझे क्या पता कितना होता है। लेकिन बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट आपको आइडिया होना चाहिए कि मासेस कितने होते हैं। अब देखो मेरे सामने जब फर्स्ट टाइम ये सवाल आया था कि मास ऑफ एन एप्पल कितना होता होगा, तो मैंने इसको इस तरह से थोड़ा-सा वर्कआउट किया मेंटली। मैंने कहा जब मैं 1 किलो सेब खरीदता हूँ, तो 1 किलो सेब में कभी 5 सेब आते हैं, कभी 4 सेब आते हैं, कभी 6 सेब आते हैं। यानी कि ऑन एवरेज आप ये समझ लें कि 1 किलो में तकरीबन 6 5 सेब आते हैं मिसाल के तौर पर। अब 1 किलो जो होता है वो कितने ग्राम का होता है? 1 किलो जो होता है 1000 ग्राम का होता है। तो अगर 1 किलो में मेरे हिसाब से 5 सेब आ रहे हैं, तो 1 सेब कितने मास का हुआ? 200 ग्राम का हुआ। या 1 सेब जो है वो 0.2 केजी हुआ। 200 ग्राम का मतलब 0.2। ये मेरा बेस्ट एस्टीमेट है। अब एग्जामिनर ने जो लिमिट रखी होगी, एग्जामिनर ने लिमिट रखी होगी 100 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक। यानी कि एक एप्पल का मास आमतौर पे 100 ग्राम से 400 ग्राम के अंदर-अंदर कोई ना कहीं होना चाहिए। ऐसे ही फर्ज़ करें, एग्जामिनर अगर फर्ज़ करें आपसे कहता है कि बताएँ कि वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास ऑफ वाटर कितना होगा? एक पानी का जो ग्लास होता है उसका वॉल्यूम कितना होगा? अब आप बोलेंगे यार पानी का ग्लास जो होता है छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, लंबा भी होता है, पतला भी होता है। वो सारी बातें सही हैं आपकी। लेकिन आपसे किसी पर्टिकुलर ग्लास का वॉल्यूम मालूम करने को थोड़ी कहा जा रहा है। आपसे तो कहा जा रहा है कि बताएँ कि ऑन एवरेज जो है पानी जिसे हम ग्लास में पीते हैं उसका वॉल्यूम कितना होता होगा? अब देखिए मेरे सामने जब फर्स्ट टाइम ये सवाल आया तो मैंने कोई ग्लास का उठाकर वॉल्यूम नहीं नापा। मैंने इसको फिर मेंटली वर्कआउट किया। मैंने इसको मेंटली वर्कआउट ऐसे किया कि मैंने कहा यार कि देखो जब बचपन में हम लोग जब छोटे बहन-भाई थे हम बहुत सारे, तो हमारे अब्बा जो है कोल्ड ड्रिंक लेकर आते थे बच्चों के लिए। उस ज़माने में जो शीशे की बॉटल्स में कोल्ड ड्रिंक मिला करती थी, तो वो 1 लीटर वाली मिला करती थी। तो 1 लीटर वाली जब कोल्ड ड्रिंक लेकर आते थे घर में वो और उसको हम ग्लासेस में डालते थे, तो मुझे याद है कि 1 कोल्ड ड्रिंक से जो है वो 4 ग्लास भरा करते थे। मुझे याद है 1 लीटर की एक बॉटल से कोल्ड ड्रिंक से 4 ग्लासेस को आप फिल कर सकते हैं। अब 1 लीटर का मतलब क्या होता है? 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 एमएल। तो अगर 1 लीटर की एक बॉटल जो है वो 4 ग्लासेस को फिल कर रही है, तो उसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्लास का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो 250 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, 250 मिलीलीटर होना चाहिए। तो मेरा जो बेस्ट गेस है वो है 250 मिलीलीटर या फिर 250 सेंटीमीटर क्यूब। एग्जामिनर ने इसकी लिमिट रखी होगी, एग्जामिनर इसकी लिमिट 200 से लेकर 400 के आसपास कुछ ना कुछ रखी हुई होगी और मेरा आंसर जो है वो उस लिमिट के काफी अंदर होगा।
ऐसे फर्ज करें एग्जामिनर आपसे कहता है कि यार ये बताओ कि जो आपका फर्ज के एग्जामिनर आपसे कहता है कि यार ये बताओ, ये जो है अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि एक जो है वो कमरे का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली जो कमरे का टेम्परेचर रखा जाता है वो मेरे ख्याल से, अगर मैं सही कह रहा हूँ, तो तकरीबन को 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। तो हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं। एग्जामिनर ने इसकी लिमिट रखी होगी 15 से लेके 30 तक रखी होगी, या 15 से लेके 35 तक रखी होगी। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज क्वाइट अ गुड गैस। अब आप यहाँ पे लिखते हैं कि यार एक कमरे का टेम्परेचर जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो भाई कमरे में बर्फबारी थोड़ी हो रही है, अगर बर्फबारी हो भी रही है बाहर तो कमरे में हीटर वगैरह तो चल रहा होगा ना। या आप बोले कमरे का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसका क्या मतलब है कि आपका जहन्नुम के अंदर रह रहे हैं, क्या आपने जहन्नुम के अंदर कमरा बुक कराया है। ज्यादा जो नॉर्मल जो टेम्परेचर होगा 25, 20, 18, 22, 27, 30, 31, 17 सब एक्सेप्टेबल होगा। मेरे कहने का मतलब है कि इस सवाल का कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं होगा, बस आपका जो भी आंसर है वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आना चाहिए। और देखें, स्पीड ऑफ अ रनर, एक रनर जो भाग रहा होता है उसकी स्पीड कितनी होती होगी, ठीक है। अब देखें स्पीड ऑफ अ रनर अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकता हूँ, किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकता हूँ। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा स्पीड ऑफ रनर कितनी होती है, तो उसके लिए मैंने कहा ना आपको कॉमन सेंस की जरूरत होती है, विच इज अनफॉर्चुनेटली नॉट कॉमन। तो जब मेरे सामने से पहली दफा से कोई 15-16 साल पहले जब पहली दफा ये सवाल आया था, तो मैंने सोचा कि यार ये जो रनर होते हैं जो भागते हैं ये कितनी स्पीड से भागते हैं। तो मैंने ऐसे ही जो है जरा टेसन टीवी पे मैं देख रहा था, एक 100 मीटर की रेस देख रहा था। तो मैंने देखा कि जो 100 मीटर की रेस जो बंदा जीता ना, उसने तकरीबन कोई 9 से 10 सेकंड के अंदर जो है वो 100 मीटर की रेस जो है कवर कर दी। यानी उसका जो रेस कवर करने का टाइम था वो तकरीबन कोई 9.5 सेकंड, 10 सेकंड, 10.5 सेकंड ऐसे था। इसका मतलब ये वो जो एथलीट होते हैं जो कि ओलंपिक में भागते हैं, जैसे आपको याद हो ना दुनिया का फास्टेस्ट आदमी, वो क्या नाम था उसका, यूसेन बोल्ट करके कुछ नाम है उसका। तो अगर उसने 100 मीटर 10 सेकंड में कवर किया तो इसका मतलब है तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड जो है उसकी स्पीड होगी। तो जो एथलीट होते हैं जो कि ओलंपिक में जो है 100 मीटर की रेस में जो फास्टेस्ट लोग होते हैं दुनिया के, उनकी स्पीड तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड होती है। तो एक रनर की स्पीड को आप 10 मीटर पर सेकंड ले सकते हैं। या अगर आप बोलेंगे नहीं यार वो तो बेस्ट रनर्स होते हैं, जो एवरेज रनर होते होंगे तो स्लो भागते होंगे ना, तो आप 9 मीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं स्पीड, आप 8 मीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप 5 मीटर पर सेकंड या 4 मीटर पर सेकंड लेंगे तो फिर वो एथलीट की स्पीड नहीं होगी, फिर वो बंदा एथलीट नहीं होगा, बंदा मेरे जैसा कोई जो है सुस्त आदमी होगा जो कि हल्के-फुल्के से चलता होगा। लिहाजा एक रनर की स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के आस-पास उसका गेस जो है बेस्ट होगा। अच्छा, फर्ज़ करें एग्ज़ामिनर ने आपसे बोला कि यार जो स्पीड ऑफ रनर है उसको आप मीटर पर सेकंड में नहीं बल्कि उसको आप किलोमीटर पर आवर में इसको है, वो आप इसको जो है क्या कहते हैं कन्वर्ट करो। तो आपको मैं अभी आगे काइनेमेटिक्स में बताऊँगा कि 10 मीटर पर सेकंड जो है बराबर होता है तकरीबन 36 किलोमीटर पर आवर के। तो इसका मतलब है कि एक रनर जो होता है, एथलीट जो होता है, उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में तकरीबन 35 किलोमीटर पर आवर के आस-पास होती है। तो मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर पर आवर भी चलेगा, 32 किलोमीटर पर आवर भी चलेगा, 34 किलोमीटर पर आवर भी चलेगा। ठीक है ना? इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें आपको बड़े मज़े का बताऊँ, एक दफ़ा जो है वो एग्ज़ामिनर ने एक सवाल पूछा और ये पास पेपर का सवाल है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्कल ऑफ एन एडल्ट पर्सन, क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि एक एडल्ट पर्सन की खोपड़ी का वॉल्यूम कितना होता होगा, ठीक है? एक एडल्ट पर्सन की खोपड़ी का वॉल्यूम कितना होता होगा? ये एग्ज़ामिनर ने सवाल पूछा। अगर आप में से कोई मुझे गेस करके बताए कि एक एडल्ट पर्सन की खोपड़ी का वॉल्यूम कितना होता होगा? कैन यू गेस? आप जो चाहे यूनिट यूज़ कर लें, आंसर लीटर में देते हैं, चाहे सेंटीमीटर क्यूब में देते हैं। गेस करते हैं बंदे की खोपड़ी का वॉल्यूम कितना होता होगा अंदाज़ा? 1000 सेंटीमीटर की। 1000 सेंटीमीटर।
अच्छा, फहीम साहब का गैस है 1500 सेंटीमीटर क्यूब, फातिमा अजीज का गैस है 500 सेंटीमीटर क्यूब। और कोई गैस इसके अलावा? यार माइक अनम्यूट करके बोला करें, ज्यादा बेहतर है, पढ़ने में जरा मुश्किल होती है, मैं क्यों लिख दूंगा। राइट, अशारिफ साहब का जो है वो है 1 to 2 लीटर, अनुषा का है 1200 सेंटीमीटर क्यूब, असमल का है 1 लीटर, रयान का है 1300 सेंटीमीटर। 1300 क्या आ रहा है यार? मैं जब इस सवाल को इनकाउंटर करूंगा तो मैं इसको किस तरह वर्कआउट करूंगा? मैं इसको इस तरह वर्कआउट करूंगा कि अगर मेरे पास है खाली खोपड़ी किसी बंदे की, ठीक है, मतलब मिसाल तौर पर एक बंदा है, आप उस बंदे की खोपड़ी को पकड़े और उसको अंदर से खाली कर लें, सही है। अगर आप में से किसी की खोपड़ी लेंगे तो फायदा ही होगा, इसको खाली भी नहीं करना पड़ेगा। अब आपने किसी खाली खोपड़ी को पकड़ा और उसके अंदर आप ये करें कि पेप्सी डालना शुरू कर दें उसके, मतलब 1.5 लीटर की पेप्सी डालें, फिर एक और 1.5 लीटर की पेप्सी डालें, फिर एक और 1.5 लीटर की पेप्सी डालें। तो मुझे ये गैस करके बताएं कि खोपड़ी के अंदर आपके ख्याल में लीटर वाली कितनी पेप्सीज आ जाएगी? तो क्या सवाल? सवाल ये कि एक बंदे की एक खोपड़ी है, खोपड़ी पड़ी हुई है, जैसे वो खोपड़ी होती है ना, दिखाते हैं डरावनी फिल्मों में दिखाते हैं, उस खाली खोपड़ी के अंदर हम पेप्सी भरें तो लीटर वाली कितनी पेप्सीज आ जाएंगी आपके ख्याल सर दो, दो में? या हाँ, एक। अगर आप इसको भर के देखें कभी, अब ये मत समझिएगा मैंने भर के देखी हुई है, मैं ऐसे ही बस मेंटली वर्कआउट कर रहा हूँ मैं कोई। तकरीबन 2 से 4 जो है पेप्सीज आप जो है भर सकते हैं एक बंदे की खोपड़ी में। कौन सी वाली पेप्सीज? लीटर वाली, ठीक है। तो एक खाली खोपड़ी में अगर आप 2 से 4 पेप्सियां भर सकते हैं लीटर वाली, तो इसका मतलब है कि एक खाली खोपड़ी का वॉल्यूम तकरीबन कितना होता है? 2 to 4 लीटर होता है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे 1 लीटर जो होता है वो बराबर होता है 1000 ml के, और जो ml होता है ना, इसी को हम सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। तो अगर 1 लीटर 1000 ml के या 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन एक बंदे की खोपड़ी का वॉल्यूम 2000 से लेकर 4000 सेंटीमीटर क्यूब तक होना चाहिए, या 2000 से लेकर 4000 ml तक होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक पास्ट पेपर का सवाल है, ये मैंने अपनी तरफ से बनी बनाया है, ये पास्ट पेपर में इस तरह का सवाल आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह के जो कुछ सवाल होते हैं, कुछ कभी कभी बहुत आसान सवाल भी आ जाते हैं। एक दफा एग्जामिनर ने पूछा कि मास ऑफ अ एडल्ट मेल, ठीक है, एक जो एडल्ट मेल होता है मर्द का, वजन अंदाजन कितना होता है उसका? मास सबके अलग अलग होते हैं, ये थोड़ी है कि हर के कोई दुनिया में एक ही मास है। तो आमतौर पे एक एडल्ट का मास जो है वो कम से कम 50 केजी से लेकर 100 केजी के दरमियान होना चाहिए। अब आप बोलेंगे यार मेरे तो रिश्तेदार हैं उनका वजन 150 केजी है, एक बंदा बोलेगा यार मेरे रिश्तेदार हैं उनका वजन तो सिर्फ 42 केजी है। तो भाई वो होंगे आपके रिश्तेदार, लेकिन हम नॉर्मल जो है, नॉर्मली जो होता है वो बात कर रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं, हम एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहे हैं। मिसाल तौर पे मेरा एक रिश्तेदार है, उसका वजन इतना कम है, इतना कम है, हालांकि उसकी उम्र 21-22 साल है लड़के की, उसका वजन मुश्किल से जो है वो, मैं ख्याल है पता नहीं 25-30 किलो होगा। तो क्या वो एडल्ट नहीं है? क्या वो आदमी नहीं? या मिसाल के तौर पर मेरे कोलीग हैं, उनका वजन जो है मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 122-125 किलोग्राम होगा। तो क्या वो एडल्ट नहीं है? भाई वो भी एडल्ट हैं, वो भी मेल हैं। लेकिन हम जो बात करते हैं ना, हमेशा नॉर्मल वैल्यूज की बात करते हैं। तो नॉर्मली एक एडल्ट का जो वजन होता है वो 50 से 100 केजी तक हो सकता है। तो आप रेंज नहीं लिखेंगे आंसर की, आप बस गैस मारेंगे। आप लिख दें या मेरे हिसाब से मेल का वजन 70 केजी होना चाहिए, एग्जामिनर को बोलेगा सही। आप गैस करें, आप बोले यार एक मेल का वजन तकरीबन 60 केजी होना चाहिए, एग्जामिनर बोलेगा सही है, वेरी गुड, बिल्कुल हो सकता है। आप बोले यार एक मेल का वजन जो है 95 केजी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ना, एग्जामिनर कोई सवाल देगा तो आपको उसके सवाल का कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं होगा, बल्कि आपको उसका जवाब एस्टिमेट करना होगा, गैस करना होगा। इन्फॉर्म्ड गैस का मतलब ये है कि आपकी जो है पीछे से कोई बैकग्राउंड, कोई नॉलेज होगी आपकी, जिसकी बेसिस पर आप गैस करेंगे। यहाँ पर गैस करने का मतलब सिर्फ तुक्का मारना नहीं है, बल्कि यहाँ पर गैस का मतलब है इन्फॉर्म्ड गैस करना है आपको। यानी आप किसी बेसिस पर उसका आंसर गैस करेंगे कि देखो भाई चूंकि 1 मीटर इसके बराबर होता है इसलिए ये इतने मीटर होना चाहिए, या 1 जो है सेकंड इसके बराबर होता है इसलिए इसको ऐसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो ये सूरत हाल है सारी, और इसके बेसिस पर जो है हम कुछ सवालात जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए सर। हाँ, कुछ बोल रहे हैं आप?
जी सर, सिंह के वो वर्कशीट की पीडीएफ आप ग्रुप में भेज दें। नोट्स की तो आपने भेज दी थी तो सुबह। मैं वर्कशीट पहले सॉल्व कराऊंगा तो भेजूंगा। देखो वॉट एवर आई डू ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास, जो कुछ मैं ऑनलाइन क्लास के बीच में करूंगा, लिखूंगा, हर चीज आपको शेयर होगी। ठीक है, मैं ओके सर, वर्कशीट जब थैंक यू। सॉल्व करूंगा, वर्कशीट सॉल्व करूंगा तो उसकी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बिल्कुल। ठीक है जी, ऑल राइट। अच्छा, समीर साहब कह रहे हैं कि अगर स्कल स्कल 2 से 4 लीटर होता है तो बॉडी तो 100 लीटर की होगी। अबे मुझे क्या पता, मैं क्या लोगों की मतलब क्या बॉडी का वॉल्यूम थोड़ी नापता हूँ यार, शरीफ आदमी हूँ। और जही जैन साहब कह रहे हैं हाथी का जिस्म थोड़ी है। अच्छा, सही है। और फ़हीम नबील साहब कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड 5 लीटर कंपोज़ करता है, बाकी थोड़ा-सा बचेगा। सो मे बी अराउंड 15 टू 20 वुड बी अ गुड गेस। अबे तो भाई फ़हीम भाई, कि हमारी पूरी बॉडी में थोड़ी खून भरा हुआ होता है, सिर्फ़ हमारी जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज़ होती हैं, उसमें खून होता है। तो बाकी बॉडी जो है वो खून के अलावा भी बहुत बड़ी है। पहले हम किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं हम लोग? क्या मतलब कोई कसाई हैं हम लोग? क्या मतलब किस तरह की बातें कर रहे हैं? वैसे गैस तक कर दिया, मतलब छोड़ें, अब आप लोग तो सीरियस हो गए, दिल पे ले गए आप लोग उसको। चलें बैक टू द पॉइंट। अब हम जो वर्कशीट सॉल्व करते हैं, जो मैं आपसे कह रहा था। इसमें हम कुछ एस्टिमेट भी करेंगे और कुछ यूनिट्स की भी बात करेंगे। हमारी सबसे पहली वर्कशीट है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसको सॉल्व करते हैं। पहली वर्कशीट है और पहला सवाल है इसका। ठीक है, पहली वर्कशीट है और पहली वर्कशीट का पहला सवाल है। आपके सामने है स्क्रीन पर, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, पहला सवाल है, इसमें ये कह रहे हैं कि विच डेफिनेशन इज करेक्ट, यूजेस ओनली क्वांटिटीज रादर देन यूनिट्स। यानी कि आपको जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में 4 डेफिनेशंस हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी डेफिनेशन करेक्ट है, नंबर 1। और करेक्ट होने के साथ साथ उसमें सिर्फ क्वांटिटीज का जिक्र है, यूनिट्स का जिक्र नहीं। आई रिपीट, ये 4 डेफिनेशन लिखी हुई है 4 ऑप्शंस में, आपको चारों डेफिनेशंस पढ़नी है। और फिर आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी डेफिनेशन करेक्ट है, और ना सिर्फ करेक्ट है बल्कि करेक्ट होने के साथ साथ जो है उसमें सिर्फ क्वांटिटीज का जिक्र है, यूनिट्स का जिक्र नहीं। ठीक है, तो आप सब लोग इसको पढ़ें और फिर मुझे बताएं कि आपके जहन में क्या आंसर आ रहा है, आपके ख्याल में क्या आंसर होना चाहिए। सर प्रेशर सर। ठीक है जी, तो इसका आंसर जो है आपके ख्याल में सी होना चाहिए। तो इसका आंसर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सी है इसका आंसर। अब हम जरा ये देख लेते हैं कि सी आंसर क्यों है, और हम ये भी देख लेते हैं कि ए बी डी आंसर क्यों नहीं। देखिए, पहले कह रहा है कि डेंसिटी इज मास पर क्यूबिक मीटर। अब जिसने क्यूबिक मीटर का जिक्र किया है, तो क्यूबिक मीटर जो है वो क्वांटिटी नहीं है, क्यूबिक मीटर यूनिट है। उसे शर्त रखी थी कि डेफिनेशन में सिर्फ क्वांटिटीज का जिक्र आना चाहिए। फिर ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज एनर्जी पर यूनिट करंट। अब इस डेफिनेशन में सिर्फ क्वांटिटीज का जिक्र है, लेकिन ये डेफिनेशन गलत है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी पर यूनिट करंट नहीं होती, पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी पर यूनिट चार्ज होती है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होती है वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज होती है, एनर्जी पर यूनिट करंट नहीं होती। तो डेफिनेशन गलत है। सी में कह रहा है कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ये डेफिनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है, और उसमें सारे का सारा जो क्वांटिटीज का जिक्र आया है, यूनिट का जिक्र नहीं आया है। डी में कह रहा है स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड। बात तो सही है, स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड होती है, लेकिन सेकेंड जो है वो एक यूनिट है, वो एक क्वांटिटी नहीं है। तो हमारी शर्त ये थी कि डेफिनेशन भी सही होना चाहिए और डेफिनेशन में सिर्फ क्वांटिटीज का जिक्र आना चाहिए, यूनिट्स का जिक्र नहीं आना चाहिए। इसमें सी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, और हमारा जो आंसर होगा इस सवाल का वो जो है सी होगा। अगला जो सवाल है, इसमें कह रहा है कि इन मेकिंग रीजनेबल एस्टिमेट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कह रहे कि अगर हम जो है वो कुछ वैल्यूज का एस्टिमेट लगाएं, तो इन 4 में से कोई एक एस्टिमेट है जो कि गलत है। देखें, एस्टिमेट करने के लिए एक चीज और भी जरूरी है कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हो। मिसाल के तौर पर जब एग्जामिनर आपसे कहेगा कि ये भाई यंग मॉड्यूलस की वैल्यू का एस्टिमेट करें, तो प्रॉब्लम ये है कि यंग मॉड्यूलस आपने पढ़ा ही नहीं होता चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, या अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि बीटा रेडिएशन जो है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर होती है, तो ये चीज तो अभी आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, वैसे आपने वो में पढ़ा हुआ है ये, लेकिन स्टिल कुछ चीज ऐसी हैं जो आपने अभी नहीं पढ़ी। फिलहाल इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप लोग सिलेबस कवर करते रहेंगे, आपका एस्टिमेशन जो है वो अच्छा होता रहेगा। फिलहाल मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। पहला एस्टिमेट कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैन बी ऑफ ऑर्डर गीगाहर्ट्ज। ये बिल्कुल गलत कह रहा है। उसकी वजह कि आपको याद होगा साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है
वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगर आवाज की फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा हो जाए तो फिर वो आवाज साउंड नहीं कहलाती, बल्कि वो फिर अल्ट्रासाउंड कहलाती है, जो कि हम नहीं सुन सकते। और इससे कम हो जाए तो वो इंफ्रासाउंड कहलाती है, और हम वो भी नहीं सुन सकते। तो लिहाजा ये बात गलत कर रहा है। साउंड की फ्रीक्वेंसी जो वो 1000 ऑफ हर्ट्ज में हो सकती है, गीगा हर्ट्ज में नहीं हो सकती। इसलिए जो है ये हमारा आंसर है कि उसने कहा था कि बताएं कौन सा एस्टिमेट गलत है। तो ये गलत है। बी, सी और डी को जरा देख लें। बी में कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन बी ऑफ ऑर्डर 600 नैनोमीटर। बिल्कुल सही कह रहा है। वजह क्या है? लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो तकरीबन 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक हो सकती है। तो लिहाजा ये बिल्कुल सही एस्टिमेट है। 600 नैनोमीटर इस रेंज के अंदर आ रहा है। कह रहे यंग मॉडुलस जो है वो 10 की पावर 11 के ऑर्डर में हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहा है। अब यंग मॉडुलस क्या होता है ये आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद कर लें कि यंग मॉडुलस जो है वो 10 की पावर 11 के ऑर्डर में हो सकता है। डी में कह रहा है कि बीटा रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो आपको याद होगा ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया होगा कि बीटा पार्टिकल्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो लिहाजा ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो जो गलत एस्टिमेट है वो ये है कि आवाज की फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में हो सकती है। आवाज की फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में नहीं होती। आवाज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज होती है। अगर आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर हो जाए तो फिर वो अल्ट्रासाउंड बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, a student creates a table to show reasonable estimates of some physical quantities. ठीक है, which row is not a reasonable estimate? इन चारों में से कौन सा एस्टिमेट जो है वो रीजनेबल नहीं है? ठीक है, इसका जवाब आप दे सकते हैं अगर आपने ओ लेवल समिट से पढ़ा हुआ है तो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं। इसमें कौन सा एस्टिमेट जो है आपको लग रहा है कि मुनासिब नहीं है? वाटर प्रेशर। सही है। देखें, अगर हम बोलें कि एक फैन के हीटर में 12 एम्पियर करंट है, तो 12 एम्पियर करंट कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। 12 एम्पियर करंट हो सकता है। अगर हम बोलें कि एडल्ट पर्सन का मास 70 केजी होता है, ये भी सही कह रहा है। अगर हम ये बोलें कि एक स्प्रिंट रनर जो होता है ओलंपिक का, उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये भी कोई रीजनेबल बात है, कोई इम्पॉसिबल नहीं। अगर आपसे कोई बोले कि वाटर प्रेशर एट द बॉटम ऑफ गार्डन पॉन्ड जो है वो 10 की पावर 6 पास्कल होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो देखें, जो गार्डन पॉन्ड होता है, जो तालाब बना हुआ होता है गार्डन के अंदर, मैक्सिमम कितना गहरा होता होगा? 1 मीटर होता होगा मुश्किल से वो। तो अगर 1 मीटर गहरा आप पानी का प्रेशर निकालें तो आपको याद होगा पानी का प्रेशर होता है P=ρgh। अब पानी की डेंसिटी 1000 होती है, जी की वैल्यू को 10 लगा लें, हाइट 1 लगा लें, तो 10 की पावर 4 पास्कल बनेगा। अब अगर ये 10 की पावर 6 पास्कल होगा, तो 10 की पावर 6 उस सूरत में होगा जब आपकी हाइट, ये डेप्थ कितनी हो, 100 मीटर। तो 100 मीटर गहरा तो दरिया भी नहीं होता मुश्किल से। तो ये जो तालाब का जो जो गार्डन में लगा हुआ तालाब है, पॉन्ड है, वो 100 मीटर गहरा कैसे हो सकता है? इसलिए ये एस्टिमेट गलत है। 10 की पावर 6 पास्कल जो वाटर प्रेशर है पॉसिबल नहीं है एक तालाब का। तो लिहाजा आपका आंसर डी होगा। डी इज नॉट अ रीजनेबल एस्टिमेट। ठीक है जी। तो क्या ये बात सब लोगों की समझ में आ गई अच्छी तरह से? यस सर, क्लियर। चलिए, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की जानब। इसमें कह रहा है एक ओलंपिक एथलीट है जिसका मास 80 किलोग्राम है और वो 100 मीटर की रेस में भाग रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ हिज मीन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द रेस? रेस के दौरान उसकी काइनेटिक एनर्जी को एस्टिमेट करें। कोई मुश्किल बात नहीं, कर लेते हैं। देख, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। उस बंदे का मास आपको दिया हुआ है 80 किलोग्राम। अब अंदाजा लगाएं कि 100 मीटर की रेस में तकरीबन कितनी स्पीड से बंदा भाग रहा होगा। मैंने आपको आइडिया दिया था कि तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से बंदा भाग रहा होगा। इसको आप सॉल्व करें तो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर 3। यानी कि ओलंपिक की रेस में भागने वाले एक एथलीट की काइनेटिक एनर्जी अराउंड 4000 जूल होनी चाहिए। 4 इंटू 10 की पावर 3 या 4000 जो है वो आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, विच एस्टिमेट इज रियलिस्टिक? The kinetic energy of a bus traveling on an expressway is 30,000 joule. The power of a domestic light is 300 watt. The temperature of a hot oven is 300 Kelvin. The volume of air in a car tire is 0.03 मीटर। चलें भाई, इसको जरा वर्कआउट करें, बताएं इन चारों में से कोई एक एस्टिमेट है जो कि रियलिस्टिक है, बाकी पॉसिबल नहीं है।
तो बताएं कौन सा एस्टिमेट है इन चारों में से जो कि रियलिस्टिक है, क्योंकि हो सकता है। बी या ए? तो ए। हम इसको सोचें, आप लोग तुक्के मार रहे हैं, हर दफा तुक्का थोड़ी लगता है। गैस नहीं करें, इन्फॉर्म गैस करें, इन्फॉर्म गैस। सर बी नहीं हो सकता क्योंकि नॉर्मली लाइक बत्ती की लाइक पावर मोस्टली 60 वॉट होती है, तो डी तो नहीं हो सकता। बाकी कुछ है। देखिए इसको थोड़ा सा हम वर्कआउट करते हैं। कह रहे थे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बस ट्रैवलिंग एट ऑन एन एक्सप्रेस वे इज 30,000 जूल। कह रहा है कि एक बस जो कि एक्सप्रेस वे पे यानी कि हाईवे पे चल रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 30,000 जूल होगी। हम ऐसे ही थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं, गैस कर लेते हैं। आपके ख्याल में अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लगाएं हाफ एम वी स्क्वायर, तो आपके ख्याल में एक बस का मास कितना होता होगा? एनी गैस? एक बस का मास कितना होता होगा? 4 टन। जल्दी बोले। 1000 केजी। 1000 3 केजी से नहीं होता। देखिए 4000 मैं जूल। आपको बताता हूँ, ये जो मेहरान कार होती है ना, मेहरान कार, जो छोटी नन्ही मुन्नी सी कार होती है, इसका वजन तकरीबन 800 से 1000 केजी के दरमियान होता है। ठीक है, तो आपके ख्याल में एक बस का मास जो है मेहरान से कम 10 गुना ज्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 10-15 गुना ज्यादा होना चाहिए। ओए। सही है, तो बस को चले आप 15,000 किलोग्राम बस का वजन ले लें, हाफ इंटू 15,000। अब अगर एक बस जो है वो अगर चल रही है, सैफ अली ये 30 केजी बेटा क्या आप अपना मास बता रहे हो? अच्छा, बस जो है जो कि ये हाईवे पे चल रही है, तो आपके ख्याल में बस कितनी स्पीड से चल रही होगी हाईवे पे? मीटर पर सेकंड में अगर आप देखें तो कम से कम जो ओलंपिक का भागने वाला आदमी है, उससे 3 गुना ज्यादा तेज तो चल रही होगी ना बस। और ओलंपिक वाले आदमी के बराबर ही बस चले तो फिर हाईवे का फायदा है क्या? अब 30 मीटर पर सेकंड ले लें बस की स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हाफ इंटू 15,000 मल्टीप्लाई बाय 30 का स्क्वायर होता है 900। ठीक है, तो 2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.5। ठीक है, यानी कि 450 आ जाएगा। तो अगर आप जो है वो 15,000 को 450 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे नहीं पता कितना आंसर आएगा, ये मुझे इतना पता है कि 30,000 से तो बहुत ज्यादा आएगा आंसर। ज्यादा 30,000 इज नॉट अ गुड गैस फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बस ट्रैवलिंग ऑन अ हाईवे। ठीक है, तो लिहाजा इट इज नॉट अ गुड गैस एट ऑल। बी में कह रहा है पावर ऑफ अ डोमेस्टिक लाइट इज 300 वॉट। देखिए हम जो डोमेस्टिक लाइट लगाते हैं ना, जो हम आजकल जो एनर्जी सेवर यूज कर रहे हैं, तो मुश्किल से 10, 12, 25 वॉट के होते हैं। जब आप एक तेज रोशनी वाली ट्यूबलाइट भी इस्तेमाल करते हैं वो मुश्किल से 30-40 वॉट की होती है। तो 300 वॉट की जो डोमेस्टिक लाइट नहीं होती, 300 वॉट की तो बाहर जो आप सर्च लाइट लगाते हैं वो भी आजकल 50 वॉट की आ रही है, एलईडी वाली। तो 300 वॉट इज टू मच फॉर अ डोमेस्टिक लाइट। ठीक है, जी में कह रहा है टेम्परेचर ऑफ अ हॉट ओवन इज 300 केल्विन। हॉट ओवन का मतलब ये कि जिसमें आपका खाना पक रहा होगा। आपका खाना जो पक रहा होगा तो कम से कम टेम्परेचर 200-400 डिग्री सेंटीग्रेड तो होगा। केल्विन को अगर आप सेंटीग्रेड में चेंज करना चाहें तो केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए उसमें से -273 करना पड़ता है। ठीक है, जब इसमें -273 करेंगे तो 27 आपका आंसर करता है वो। बचेगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी तो भाई रीजन 20 गलत है ये भी। 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो अभी आपके ये कमरे तो का कोल्ड टेम्परेचर होगा ना सर? बहुत कोल्ड है, तो रूम ठंडा पड़ा हुआ टेम्परेचर है के ऊपर। आसपास है ना ये तो। रूम टेम्परेचर ही है ये, बल्कि अभी इस वक्त कराची में रूम टेम्परेचर 27 से भी ज्यादा होगा। नहीं यानी कि समझ लिया आपके कमरे से भी ज्यादा ठंडा है इस वक्त। तो ये हॉट ओवन तो ना हुआ ना। केल्विन। हाँ सही नहीं, बात। केल्विन में कुछ क्रैक करता हूँ, ये तो कोल्ड है। केल्विन के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए ऐड करना है। केल्विन में को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। इसका मतलब है अच्छा। सी भी बेकार एस्टिमेट है।
सर मुझे डी CCV लग रहा है। डी अब कैसा हो? अबे यार तुम कितने जीनियस हो, तुम्हें कैसे पता चला डी आंसर है इसका? अच्छा, अब डी में ये कह रहा है कि जो डी कैसे होगा? वॉल्यूम, ये कम लग सबर रहा तो है। कर ले एक मिनट यार, सबर तो कर ले भाई एक मिनट। Confirm good guess. The volume of air in a car, the volume of air in a car tire is 0.03 मीटर। अब देखें इसके लिए ना आपको आप थोड़े से पढ़े लिखे होना चाहिए, मतलब जैसे आप जैसे जाहिल है ना वैसे लोग चलेंगे नहीं यहाँ पर, थोड़े से पढ़ा लिखा होना चाहिए आपको। पढ़े लिखे से मराद है आपको पता होना चाहिए कि मीटर क्यूब का क्या हिसाब किताब होता है। एक मीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी, एक मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप लीटर बोलते हैं। ठीक है, एक मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं, जिसको आप लीटर बोलते हैं, यानी कि एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो 0.3 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होंगे? 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.03 यानी कि 30 लीटर। तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि अगर आप जो है वो एक कार का टायर निकालें, बड़ा सा अच्छा सा खाली टायर, और सर? उसमें अगर आप जो है जितना टायर जगह घेरता है, हाँ बोलो। सर 1 सेंटीमीटर क्यूब में नहीं होते 1000 डीएम क्यूब? नहीं, एक डीएम क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा हाँ, सही सही। देखो, एक मीटर क्यूब में होते हैं 1000 डेसीमीटर क्यूब, जिसको आप लीटर कहते हैं। एक डेसीमीटर क्यूब में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप मिलीलीटर कहते हैं। और एक सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं 1000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इमेजिन करें कि जितनी जगह एक कार का टायर घेरता है, इतनी जगह में 30 लीटर की पेप्सी आ सकती है, नहीं आ सकती? मेरा ख्याल है कि मोर और लेस आ सकती है। ठीक है, तो लिहाजा आपका जो सबसे कैसे अच्छा आएंगे? गैस बनेगा, तुम भर के देख लो ना कार के टायर अजीब के से अंदर। क्वेश्चन। बेटा अजीब से तो सभी कुछ है, पूरी दुनिया अजीब सी है। ठीक है, उसमें सबसे अच्छा जो गैस बन रहा है वो डी बन रहा है कंपेयर टू ए बी सी। हाँ ठीक है जी, सही बात। चलिए ए और अगला डी। गैस देखें अब। अगला गैस देखें अब जरा। The radius of Earth is approximately 6.4 exponent 6 meter, and the radius of the Moon is approximately 1.7 exponent 6 meter. A student wishes to build a scale model of the solar system in the classroom using a football of radius 0.12 meter to represent the Earth. So which object would best represent the Moon? Basketball, cherry, golf ball या टेनिस बॉल? देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि अर्थ जो है ना, अर्थ का रेडियस है 6.4 एक्सपोनेंट 6 और मून का रेडियस है 1.7 एक्सपोनेंट 6, यानी कि तकरीबन 4 गुना का फर्क है। यानी कि अगर ये अर्थ है और अर्थ का रेडियस जो है वो अगर इतना है आर है, तो मून का जो रेडियस है या जो डायमीटर है वो इसका 1/4 है, r/4। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम अर्थ को एक फुटबॉल के जरिए शो करें, तो मून को किसके जरिए शो करना चाहिए? बास्केटबॉल, चेरी, गोल्फ बॉल या टेनिस बॉल? टेनिस बॉल। यस, गोल्फ बॉल। इसको हमें golf ball टेनिस tennis टेनिस बॉल के जरिए शो करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो गोल्फ की बॉल होती है वो काफी छोटी होती है, तो फुटबॉल के मुकाबले में उसका रेडियस कोई 8-10 गुना कम हुआ। चेरी आपको पता है बहुत ही छोटी सी होती है, और बास्केटबॉल तकरीबन फुटबॉल के बराबर ही होती है, तो बराबर की अर्थ के बराबर ही हो जाएगा। तो बेस्ट जो आपके लिए रहेगा वो क्या रहेगा? टेनिस बॉल रहेगा। तो लिहाजा आप क्या करेंगे? आप टेनिस बॉल के जरिए जो है वो चांद को रिप्रेजेंट करेंगे। आखिरी सवाल, विच पेयर ऑफ यूनिट्स कंटेन्स, ये अपना माइक बंद करें फहीम, आप माइक बंद कर दिया करो कमेंट करके ना, शोर शराबा आता। क्वेश्चन नंबर 7, which pair of units contains one derived unit and one SI base unit? कौन से ऑप्शन में एक ड्राइव्ड यूनिट है और एक बेस यूनिट है? चारों में से कौन से ऑप्शन में एक बेस यूनिट है और एक ड्राइव्ड यूनिट है? तो A यस, इसका आंसर ए होगा। उसकी वजह ये है कि एम्पियर एक बेस यूनिट है, कूलम एक ड्राइव्ड यूनिट है, इसलिए आपका आंसर ए होता है। बी को देखें तो किलोग्राम भी बेस है, केल्विन भी बेस है। जी को देखें तो मीटर भी बेस है, सेकंड भी बेस है। और डी को देखें तो न्यूटन भी ड्राइव्ड है, पास्कल भी ड्राइव्ड है। तो यहाँ पर जो है एम्पियर जो है वो बेस है, एम्पियर जो है यहाँ पर बेस है, कूलम यहाँ पर ड्राइव।
यहाँ पर ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी ड्राइव्ड है और ये भी ड्राइव्ड है, तो उसमें हमारा आंसर ए बनेगा, जिसमें एक बेस और एक ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है जी, इस तरह से हमारी पहली वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो गई along with the topic of estimation. Now I hope कि आप लोगों की कोई अगली क्लास भी होगी। क्लास में थोड़ी लेट हो गई क्लास स्टार्ट करने में, कुछ टेक्निकल मसला आ गया था, इसकी वजह से 10 मिनट लेट हो गए हम। बट एनीवेज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया और वर्कशीट भी कंप्लीट कर ली। आज का लेक्चर जो है ये भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ पीडीएफ इसकी, जैसे मैंने अभी कल और परसों का लेक्चर शेयर किया है ग्रुप पे, उस तरह से लेक्चर भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको गो थ्रू कर सकें, इसको प्रैक्टिस कर सकें, और कल इंशाल्लाह ताला जो है फिर हम ड्राइव यूनिट्स का टॉपिक जो वो स्टार्ट करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब सर, तक के लिए थैंक अल्लाह यू। हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Okay. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।